नमस्कार। आज हम अनिवार्य हिंदी के पद्य भाग के पाठ दिल्ली कविता रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित है चर्चा करेंगे और यह दिनकर पर अपनी अंतिम चर्चा होगी। इससे पहले 3 चर्चाएं इस पर हम कर चुके हैं और इस चर्चा के 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक, कविता के बचे हुए शेष पदों का भावार्थ एवं व्याख्या विश्लेषण। फिर दूसरा बिंदु है इस संपूर्ण पाठ पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं, जो प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर भी आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पद को पढ़ेंगे। हाय छीनी भूखे की रोटी, छीना नग्न का अर्धवसन है, मजदूरों के कोर छीने जिन पर उनका लगा दशन है। छीनी सजी साजी यह दिल्ली, अरी बहादुर शाह जफ़र की, और छीनी दिल्ली गद्दी लखनऊ की, वाजिद अली शाह अख्तर की। आहें उठी दीन कृषक की, मजदूरों की तड़क पुकार, अरी गरीबों के लहू पर खड़ी हुई तेरी दीवार। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। वसन, वसन अर्थात वस्त्र। कोर यानी कि टुकड़ा अर्थात रोटी का टुकड़ा। दसन, दसन का अर्थ है दांत। दीन यानी कि गरीब। देखिए भावार्थ में कवि दिनकर इन पंक्तियों में बताते हैं कि अंग्रेजों द्वारा साम्राज्य विस्तार नीति से किस प्रकार भारत पर आधिपत्य किया, यहाँ के अंतिम शासकों को नारकीय यंत्रणा देकर मारा, उनका सब कुछ छीना, धन दौलत राज्य विस्तार, गरीबों कृषकों व मजदूरों का किस प्रकार हिंसात्मक तरीके से शोषण किया, इस बात का बड़ी बेबाकी से चित्रण कवि दिनकर ने इन पंक्तियों में किया है। वस्तुतः कवि स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अंग्रेजों की सत्ता की दीवार है, वह गरीबों के लहू पर टिकी हुई है, उनके शोषण पर टिकी हुई है, उनके शोषण से खड़ी हुई है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से अंग्रेजों के शोषण के स्वरूप को बेपर्दा कर भारतीयों को जागृत करते हैं। वे कहते हैं कि हाय तूने भूख से बेहाल गरीबों के मुंह से वो रोटी भी छीन ली जिस पर उनके दांत गड़े थे, अर्थात जिसको वो खाने वाले थे वह भी तुमने छीन ली, उसको भी नहीं छोड़ा। तुम इतने आतताई हो कि तुमने अर्धनग्न गरीब के कपड़े भी छीन लिए हैं, अर्थात तुमने भारत की जनता का इतना शोषण किया है कि उनको जीवन जीने के लिए आवश्यक रोटी और कपड़ा भी नसीब नहीं है। तुमने छल कपट और हिंसा से बहादुर शाह जफ़र और वाजिद अली शाह को पराजित कर दिल्ली और लखनऊ को हथिया लिया तथा भारत पर एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया। तुम्हारे अमानवीय शोषण और अत्याचार से दीनहीन गरीब किसान व मजदूरों के मुंह से आह तड़प और पुकार के अलावा कुछ नहीं निकलता है। वस्तुतः तुम्हारी सत्ता शोषण और हिंसा पर गरीबों के खून पसीने पर टिकी हुई है, उसी से फली फूली हुई है। अगला पद देखिए। अंकित है कृषकों के द्रग में तेरी निठुर निशानी, दुखियों की कुटिया रो रो कर कहती तेरी मनमानी। ओ तेरा द्रग मद यह क्या है, क्या न खून बेकस का, बोल बोल क्यों लजा रही ओ कृषक मेद की रानी। वैभव की दीवानी दिल्ली, कृषक मेद की रानी दिल्ली, अनाचार अपमान व्यंग्य की चुभती हुई कहानी दिल्ली। इस पद में भी कवि दिनकर ने अंग्रेजों की उसी छवि का वर्णन किया है। दिल्ली में स्थापित उनका भोग विलासिता और शोषण से युक्त जो राज्य है उसका वर्णन किया गया है और उस शोषण की सत्ता में पिसते हुए भारतीय मजदूर, किसान, आम आदमी की व्यथा का चित्रण किया है। यहाँ पर जो कृषक मेद की रानी
एक बहुत बड़ी उपमा है अंग्रेज सत्ता के लिए, जो बिल्कुल सटीक है। कृषक यानी कि किसान, मेद यानी कि यज्ञ, अर्थात अंग्रेजों को जो संपूर्ण सफलता मिली है वह कृषकों की आहुति पर मिली है, उनके बलिदान पर मिली है। तो शब्दार्थ देखिए, द्रग अर्थात आंखें, निष्ठुर अर्थात कठोर और निर्दयी, द्रगमद यानी आंखों में झलकता अहंकार, बेकस अर्थात लाचार। भावार्थ में देखिए, कवि रामधारी सिंह दिनकर इन काव्य पंक्तियों में दिल्ली जो प्रतीक और केंद्र है अंग्रेज सत्ता का को निशाना बनाते हुए उसके अत्याचारों से आहत भारतीय कृषकों और शोषित जन की व्यथा और लाचारी पर मार्मिक व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हे दिल्ली, हे अंग्रेज सत्ता के केंद्र बिंदु, तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्दयता का भय भारतीय किसानों में स्पष्ट देखा जा सकता है। तुम्हारा जो भय है, तुम्हारा जो आतंक है, उनके चेहरे पर यूं ही झलकता है। उनका जीवन भी इसकी व्यथा को सुनाता है, इस कहानी को यूं ही बयान कर देता है। शोषित भारतीय दीनहीन और दुखियों की बदहाली और तुम्हारी मनमानी को का बयान उनकी दरिद्रता की प्रतीक झोपड़ियाँ और उनमें रहने वाले लोग स्पष्ट रूप से करते हैं, उनका बयान करते हैं। उनकी जो कंगाल अवस्था है, उनकी जो कंगाली है, वह तुम्हारी शोषण की प्रतीक है। तुम्हारी शोषण की जो कहानी है उसको बयान करती है कि तुम्हारी निष्ठुरता और मनमानी देखनी हो तो भारतीय किसान, मजदूर और गरीबों का बदहाल जीवन देखा जा सकता है। वो स्पष्ट रूप से बयान करते हैं कि आप कितने निरंकुश हो, कितने आतताई हो, कितने शोषक हो। वे आप ही आप बयान कर देते हैं कि अंग्रेज सत्ता कितनी क्रूर और निष्ठुर है। इस बात को क्या तुम्हारी आंखों में दिखाई देने वाला सत्ता का अहंकार और लाचार लोगों के प्रति हिंसा बयान नहीं करती? अर्थात ये सब कुछ तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निरंकुशता, तुम्हारे अत्याचारी स्वरूप का यूं ही बयान करती है। आज तू हमें क्यों लजा रही हो? कवि दिल्ली को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे दिल्ली, आज तुम अंग्रेजों की दासी बन बैठी हो और तुम इस प्रकार हमें क्यों लजा रही हो? हे कृषक मेद की रानी दिल्ली, अर्थात तुम्हारी सफलता के महायज्ञ किसानों और मजदूरों की आहुति से ही संपन्न हुआ है। तू सत्ता के वैभव और ताकत में दीवानी बनी हुई हो। तुम वास्तव में अनाचार, अपमान, हिंसा और शोषण की व्यंग्य भरी कहानी मात्र हो। तुम्हारे अंदर गरीबों, कृषकों, मजदूरों और जनता के प्रति तनिक भी प्रेम नहीं है, बल्कि उनके प्रति अत्याचार है, शोषण है और एक प्रकार से भय है। इस प्रकार से कवि दिनकर ने दिल्ली कविता के अंदर अंग्रेज सत्ता के आतताई स्वरूप, उसके आर्थिक शोषण का स्वरूप, उनके भय का स्वरूप और दूसरी तरफ उस आतंक में, उस भय में और शोषण में पिसती हुई भारत की गरीब जनता की बदहाल स्थिति का चित्रण किया है और साथ ही साथ अंग्रेजों को चुनौती भी दी है। अब आगे हम देखते हैं कवि दिनकर और दिल्ली कविता से संबंधित जो प्रश्न, संभावित प्रश्न हो सकते हैं, उनको अधिकतम को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में जिला मुंगेर, राज्य बिहार के सिमरिया घाट नामक गाँव में हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी में युगचारण कवि किसको कहा जाता है? किस कवि को युगचारण कवि कहा जाता है? तो उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, दिनकर हिंदी साहित्य के किस कालखंड से संबंधित है या किस कालखंड के कवि हैं? तो उत्तर होगा छायावाद उत्तर काल, छायावाद के बाद के कालखंड के कवि हैं। दिनकर के काव्य के दो प्रमुख स्वर कौन कौन से हैं? तो उनके काव्य में वीर रस भी है, श्रृंगार रस भी है। वीर रस के अंतर्गत राष्ट्रीय चेतना एवं श्रृंगार रस के अंदर छायावादी रोमांटिकता
देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, दिनकर प्रारंभ में किस उपनाम से कविता लिखते थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमिताभ उपनाम से कविता लिखा करते थे। दिनकर राज्यसभा सदस्य कब से कब तक रहे? तो दिनकर 1952 से 1964 तक राज्यसभा सदस्य रहे। 3 बार उनको राज्यसभा सदस्य बनाया गया। अगला प्रश्न है, दिनकर को पद्म भूषण व ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिले? तो ये होंगे क्रमशः 1959 और 1972। 1959 में पद्म भूषण से नवाजा गया और 1972 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? तो इसका उत्तर होगा उर्वशी, जो उनकी कामाध्यात्म से संबंधित रचना है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उत्तर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, दिनकर की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी है? तो वैसे तो दिनकर ने बहुत सारे प्रबंध काव्य लिखे हैं, कविता मुक्तक कविताओं का जो संग्रह लिखा है, कविताएं लिखी है। यहाँ पर कुछ प्रतिनिधि जो रचनाएं हैं उनके नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, समाधेनी, धूप और धुआं, बापू, परशुराम की प्रतीक्षा, संचयिता आदि। अगला प्रश्न है, दिनकर की गद्य रचनाओं के नाम बताइए। तो उत्तर देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय जो उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचना है, लोक देवता नेहरू, रेती के फूल, ये इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार ब्रिटिश कालीन दिल्ली का हृदय कैसा था? तो उत्तर होगा पाषाण जैसा, पत्थर जैसा, निर्दयी था। अगला प्रश्न है, डाल डाल पर छेड़ रही कोयल मर्शिया तराना, पंक्ति में मर्शिया तराना से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा शोक गीत या मृत्यु गीत। कवि इस पंक्ति के माध्यम से भारत में छाई हुई शोक की लहर को अभिव्यक्त करते हैं। अंग्रेजों की सत्ता द्वारा, अंग्रेजों द्वारा जो शोषण और अत्याचार कर रहे थे, उससे भारतीय जनमानस बहुत हताश हुआ था, उसी का वर्णन इस पंक्ति में किया गया है। दिल्ली कविता के रचनाकार का नाम बताइए। तो बिल्कुल उत्तर स्पष्ट है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, तुझे रूप सजने की सूझी मेरे सत्यानाश प्रहर में, पंक्ति में सत्यानाश प्रहर से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा सर्वनाश का समय या परतंत्रकालीन भारत का समय है, परतंत्रकालीन समय जिसमें भारत बहुत कुछ खो चुका था। उधर तुझे भाता है इन पर, खालिस्तान छिड़कना, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उत्तर होगा नमक हाय। अगला प्रश्न है, ये कैसी चांदनी अमा के मलिन तमिश्र गगन में, यहाँ अमा से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा अमा अर्थात अमावस्या, अर्थात परतंत्रकालीन अंधकार, अमावस्या जैसा अंधकार। अगला प्रश्न है, दिल्ली कविता की विषय वस्तु के 2 महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? तो उत्तर होगा दिल्ली अर्थात अंग्रेजों का ऐश्वर्य, और दूसरा पक्ष है भारतीय नवयुवकों, निर्धन कृषकों का शोषण तथा भारत की बदहाली। अगला प्रश्न होगा, जादू चलेगा न धुन के पक्के इन बंजारों पर, पंक्ति में बंजारों से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा आज़ादी के मतवाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रणबांकुरे उनके लिए आया है। अगला प्रश्न है, दिनकर ने दिल्ली को क्या क्या कहा है, क्या क्या संज्ञा दी है? तो देखिए, इस दिल्ली कविता के अंदर दिल्ली को कई तरह से संबोधित किया है। उसे अंग्रेजों की दासी कहा है, उसे निर्लज्ज अर्थात बेपानी कहा है, परकिया कहा है। इस प्रकार से कवि दिनकर ने अंग्रेज सत्ता को निशाना बनाते हुए दिल्ली के लिए ये उपमाएं दी है, दिल्ली को इन शब्दों से संबोधित किया है दिल्ली को। अगला प्रश्न है, नूरजहां की प्रेम व्यथा में खालिस्तान का तपना, पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो उत्तर होगा दीवाने सलीम। आगे देखिए अगला प्रश्न, ये अलका छवि कौन भला देखेगा इस हलचल में, यहाँ अलका छवि से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा अलका जैसी ऐश्वर्य संपन्न दिल्ली की छवि। अलका अलका एक नगरी है, पौराणिक कथाओं में के अनुसार एक नगरी है जो कुबेर की नगरी कही जाती थी, और कुबेर राजाओं के धनपति थे, राजाओं के खजाने के एक प्रकार से
मालिक थे। अगला प्रश्न है, दिनकर की कौन सी रचना कामाध्यात्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा उर्वशी, जिसका जिक्र हम पूर्व की चर्चाओं में भी कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर के किन्हीं 3 प्रबंध काव्यों के नाम बताइए? तो यह है उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी। अगला प्रश्न है, हिंदी में मैथिली शरण के बाद सर्वाधिक प्रसिद्ध राष्ट्र कवि कौन थे? तो स्पष्ट उत्तर होगा कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें अज्ञेय ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैथिली शरण गुप्त के सच्चे, सही और सभ्य उत्तराधिकारी अगर कोई कवि है तो वह है दिनकर। अगला प्रश्न है, हिंदी में युगचारण और अनल का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे? तो उत्तर होगा भागलपुर विश्वविद्यालय के। अगला प्रश्न है, दिनकर की कौन सी काव्य रचना में विश्व वेदना की अभिव्यक्ति हुई है? तो उत्तर होगा समाधिनी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रकवि दिनकर की स्मृति में डाक टिकट कब जारी किया था? तो उत्तर होगा 1999 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिल्ली कविता के आधार पर दिल्ली अर्थात अंग्रेज सत्ता की दीवार किस पर टिकी हुई है? तो उत्तर होगा, कविता में आया है स्पष्ट रूप से कि गरीबों के लहू पर, गरीबों के खून पसीने पर। अगला प्रश्न है, हुकन उठे कहीं दारा की पंक्ति में दारा शब्द से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा स्त्री। आगे देखिए, अनाचार, अपमान, व्यंग्य की चुभती हुई कहानी किसे कहा गया है? यह पंक्ति कविता की पंक्ति है और इसे कवि ने दिल्ली को कहा है कि अनाचार, अपमान, व्यंग्य की चुभती हुई कहानी दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए, चीनी आक्रमण के संदर्भ में रची गई राष्ट्रीय चेतना जगाने वाली कविताएं दिनकर के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है या संकलित है? तो उत्तर होगा परशुराम की प्रतीक्षा। अगला प्रश्न है, दिनकर की रश्मिरथी का कथा प्रसंग किससे संबंधित है? तो ये है महाभारत से संबंधित। दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो उत्तर होगा रेणुका। लेकिन इसमें आलोचकों का, इतिहासकारों का कुछ अलग अलग मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रणभंग को दिनकर की प्रथम रचना माना है। तो दोनों ही उत्तर आप अपने ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, युद्ध आपद धर्म है, दिनकर की कौन सी रचना इसका समर्थन करती है? वैसे तो दिनकर का समूचा कृतित्व ही इस बात का समर्थन करता है, उनका विचार ही इस बात का समर्थन करता है, लेकिन इसकी व्याख्या उन्होंने कुरुक्षेत्र में की है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र काव्य का कथानक महाभारत के किस पारु से लिया गया है? तो उत्तर होगा शांति पारु। अगला प्रश्न है, दिनकर की किस रचना में युद्ध और शांति, हिंसा और प्रतिहिंसा, न्याय और अन्याय का गंभीर एवं विशद चित्रण हुआ है? तो उत्तर होगा कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है, दिनकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो उत्तर होगा 2 स्कूलों से उनकी प्रारंभिक शिक्षा संपन्न हुई। एक तो बोरा नामक गांव के राष्ट्रीय मिडिल स्कूल से और दूसरा स्कूल है मोकामा नामक गांव के हाई स्कूल से। यहाँ से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। अगला और प्रश्न है, कविता में आए शब्द माता सेव्या से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा धरती। अगला प्रश्न है, दिल्ली कविता के अनुसार नूरजहां की प्रेम व्यथा में कौन तपता था? तो उत्तर होगा सलीम। कविता में आया कि दीवाने सलीम का तपना। तो इस प्रकार से इन 4 चर्चाओं के माध्यम से, ये अंतिम चर्चा थी, इन 4 चर्चाओं के माध्यम से हमने जाना कि दिनकर का जो जीवन परिचय है, दिनकर जी का जो व्यक्तित्व है, दिनकर जी का जो कृतित्व है, वह किस प्रकार का है, उनकी कविता में के जो विचार है
उनकी जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारधारा है, उनका जो राष्ट्रीय चेतना का उद्घोषक व्यक्तित्व है, उसका हमने अध्ययन किया हमने ये जाना कि दिनकर ने कौन कौन सी काव्य रचनाएं की है, और कुछ रचना विशेष लेकर के कुछ विशेष रचनाओं के बारे में हमने आपको जानकारी दी। इसके बाद हमने जो दिल्ली कविता है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, उसके मूल प्रतिपाद्य को, मूल कथ्य को, मूल विचार को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है, उसको भी आपने जाना। इसके बाद दिल्ली कविता चूँकि एक लंबी कविता है, इसलिए इसके प्रमुख पदों को, अधिकतर पदों को हमने भावार्थ के अंदर, व्याख्या विश्लेषण के अंदर लेने का प्रयास किया है, और उसके माध्यम से आप दिल्ली कविता के संपूर्ण सारांश को भी समझ पाएंगे। और जो अंतिम जो बिंदु था, जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, वह रहा प्रश्नोत्तर। हमने इसमें दिनकर पर बनने वाले, दिल्ली कविता पर बनने वाले, दिनकर के व्यक्तित्व और जीवन परिचय पर बनने वाले, उनकी रचनाओं पर बनने वाले प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया है, और उनके उत्तर भी आपके पास आपको दिए गए हैं। तो इस प्रकार से कवि दिनकर पर जो हमारी चर्चा है वह पूरी होती है। अब हम जो अगली चर्चा है, वह हमारा जो अगला पाठ है पद्य भाग का, बालकृष्ण शर्मा नवीन और उनकी जो कविता है हम अनिकेतन, उस पर होगी। आप निरंतर इसे देखें, पढ़ें और याद करें। धन्यवाद।